नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द ऑफिसर्स विजन पर। द ऑफिसर्स विजन आपके लिए डेली करंट अफेयर्स लेके आ रहा है। मैं शांतनु आपको डेली करंट अफेयर्स करवा रहा हूं। करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी तैयारी में, साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व के विकास में। तो मैं एक छोटे से शेर के साथ फिर से आज अर्ज करना चाहूंगा। शेर ऐसा है दोस्तों कि चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, चलती फिरती आंखों में अजा देखी है, मैंने जन्नत तुम्हें देखी है, माँ देखी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। आज आज फिर से हम एक बार कल का रिवीजन करेंगे तेजी से और फिर 24 अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, कल का रिवीजन में, कि नेपाल के गृह मंत्री ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। उनका क्या नाम था? तो सुधन गुरुंग उनका नाम है और इनको इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के कारण। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर अभी बने हैं सबसे कम उम्र के, क्या नाम है उनका? बालेंद्र शाह। बालेंद्र शाह सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेपाल से भारत की अगर सीमा पूछी जाए तो यह 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। और विवाद के क्षेत्र कौन से हैं? सीमा विवाद के, जहाँ पे नेपाल के द्वारा कहा जा रहा है, विवाद बताया जा रहा है कि ये हमारा क्षेत्र था, जबकि अभी भारतीय प्रशासन के अंतर्गत है। कौन कौन सा? यह लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख। ठीक है, लिम्पियाधुरा ये हुआ काला पानी और ये लिपुलेख। ठीक है, चलिए अगले आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग कल क्या देखे थे? हम लोगों ने देखा था कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी की 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। ठीक है, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास वाई एस राजशेखर रेड्डी, एन चंद्रबाबू नायडू, नांदेला भास्कर राव, के रोशैया। ठीक है, तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा दोस्तों? नांदेडला भास्कर राव। नांदेडला भास्कर राव हमारे उत्तर हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा था कि वर्ष 2026 में ग्रीन नोबेल नाम से विख्यात गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को हम लोग दोस्तों ग्रीन नोबेल के नाम से भी जानते हैं। क्या? गोल्डमैन नोबेल पुरस्कार को हम लोग ग्रीन नोबेल के नाम से भी जानते हैं। और ये कितने महिलाओं को इस बार प्राप्त हुआ है? तो यह कुल 6 महिलाओं को प्राप्त हुआ है। ठीक है, कुल 6 महिलाओं को यह प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? भारत द्वारा खरीदी जा रही R-37M मिसाइल, जिसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी की हवा से हवाएं मार करने वाली मिसाइलों में गिना जाता है, किस देश से भारत यह R-37M मिसाइल खरीदने जा रहा है? यह है आपको हमारा साथी रूस। ठीक है, रूस से अभी भारत ने एक समझौता किया, क्या नाम है उसका? RELOS, रेसिप्रोकल डिफेंस लॉजिस्टिक्स पैक्ट। ये समझौता RELOS किसके साथ हुआ है? तो रसिया के साथ हुआ है। नेक्स्ट क्या हम लोग देखे थे? भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में सांप की एक दुर्लभ प्रजाति कैलमारिया गारोएंसिस खोजी गई है? कालमेरिया गारोएंसिस खोजी गई है दोस्तों। तो यहाँ नाम याद रखिएगा, क्या है इसमें? गारो। हम सभी जानते हैं कि गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी कहाँ है? गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ी दोस्तों यह है आपको मेघालय में। और ये किस पहाड़ी पर है? तो नाम से स्पष्ट होता है, गारो पहाड़ी पर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोगों ने क्या देखा था? फिर देखा था विश्व जलवायु नेता सम्मेलन यानी वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर समिट में किसे ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से नवाजा गया है? ग्लोबल ग्रीन आइकन पुरस्कार से किस नेता को नवाजा गया है? तो यह है संतोष कुमार, जो कि राज्यसभा MP थे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि अरुण्यक घोष भारत के कौन से नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं? तो यह आपको 95वें नंबर के। दोस्तों यह करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबसे पहले हमारा जो करंट अफेयर्स बताने का तरीका होता है कि हम पिछले दिनों का एक रिवीजन लेते हैं, ताकि आप भूले ना, उसे रिलेट करें, फिर अगले दिन का करंट अफेयर्स आप पढ़ें। ठीक है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपने अगर इस चैनल को अभी तक लोग दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हम सभी देखते हैं छोटे छोटे रील्स और शॉर्ट्स हम सब शेयर करते रहते हैं। ये तो बहुत ही जानकारी भरा वीडियो है, जिससे आप कुछ सीखते हैं, किसी को सिखाते हैं। तो अपने प्यारे जो भी हैं आपके, उनको ये शेयर करें, ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। ये ना कि छोटा रील्स, छोटा शॉर्ट्स, इससे बुद्धि छोटी होती जा रही है। ठीक है, जो कभी बड़े आर्टिकल्स पढ़ने वाली हम लोग की सोच हुआ करती थी, वह अब छोटे रील्स और शॉर्ट्स, बस 1 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड वाली दिमाग हम लोग लेके चल रहे हैं। तो चलो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर किसी तक अच्छी वीडियो पहुंचे, अच्छी जानकारी पहुंचे। नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे? तो एप्पल के जो टॉप लीडरशिप है उसमें बदलाव हुआ। एप्पल के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में टीम कुक की जगह किसने ली है? तो यह लिए हैं जॉन टर्नस। जॉन टर्नस जो है सो अभी तक जो टीम कुक एप्पल के नए एप्पल के CEO थे, उनका कार्यकाल पूर्ण हुआ और नए CEO कौन बने हैं? जॉन टर्नस। जॉन टर्नस एप्पल के नए CEO बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखे थे? तो नेक्स्ट हम लोग देखे थे प्रतिवर्ष 23 अप्रैल को दुनिया भर में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है? 23 अप्रैल को प्रतिवर्ष दुनिया में
कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो यह मनाया जाता है आपको विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। 23 अप्रैल को ही विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस है। 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर का जन्म दिवस है। किनका? विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की किताबें कौन सी है? एज यू लाइक इट, ठीक है, सीजर एंड क्लियोपेट्रा, सॉरी सीजर एंड क्लियोपेट्रा आई थिंक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की है, सीजर एंड क्लियोपेट्रा। ठीक है, सीजर एंड क्लियोपेट्रा किनकी हो गई? तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मशहूर लेखिका अरुंधति राय को उनकी पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी के लिए दिया गया है। कौन सा अवार्ड? नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया है किनको? अरुंधति रॉय को। अरुंधति राय की और कौन सी पुस्तकें हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है उनकी पुस्तक। मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, उसके बाद फिर इनकी एक और पुस्तक है जिनके लिए इनको बुकर अवार्ड मिला था। क्या नाम है उसका? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या नाम है उस पुस्तक का? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको बुकर अवार्ड मिल चुका है। चलिए उसके बाद है कि एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किस कृषि वैज्ञानिक को प्राप्त हुआ है? तो यह है डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव। डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब कि किनको प्राप्त हुआ था। तो एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार मिला है डॉक्टर सी एच श्रीनिवास राव को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस देश ने हाल ही में अपनी दशकों पुरानी रक्षा नीति बदलते हुए घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है? तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अभी तक जो उसकी नीति थी शांति की, उसमें बदलाव करते हुए उसने क्या किया है? इस देश ने, जापान ने, कौन है यह देश? जापान है। और इसने क्या किया है कि अपनी रक्षा नीति को बदलते हुए घातक हथियारों के निर्यात पर से प्रतिबंध हटा लिया है। ठीक है, वह अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को क्या करना चाह रहा है जापान? तो ज्यादा बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि उसके पास उसके जो पड़ोसी अगर हम देखें तो एक पड़ोसी तो उसका चीन है, दूसरा पड़ोसी उत्तर कोरिया है और दोनों से उसको है खतरा। तो जब और तीसरी चीज क्या हो गई है? तो डोनाल्ड ट्रंप के आने से उनकी जो पॉलिसी है वह अब एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोगों को मदद करने वाली, देशों को मदद करने वाली पॉलिसी से वो पीछे हटते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जापान को अपनी सुरक्षा नीति को ध्यान में रखते, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया जापान के द्वारा? तो इस डिफेंस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए उसने क्या किया? अपनी नीति में बदलाव किया है। चलिए अब हम आते हैं आज के इस खबर पर दोस्तों। तो अभी तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। चलिए इस बार का जो आज का खबर है उसमें बहुत महत्वपूर्ण है एक, कि माइथोस से डेटा चोरी की आशंका और बैंकिंग सेक्टर डरा। माइथोस क्या है? तो माइथोस एक एआई टूल्स है। यह किसका एआई टूल्स है? तो यह है दोस्तों एंथ्रोपिक्स का। किसका है? एंथ्रोपिक्स, ANTHROPICS, एंथ्रोपिक्स का यह एक एआई टूल्स है माइथोस। ठीक है, तो माइथोस मॉडल जो है एंथ्रोपिक्स का, यह आपको एक प्रकार से इसकी इसमें इसकी जो खासियत है, इसकी जो विशेषता है वह यह है कि इससे यह पता लगाया जा सकता है कि आखिर किसी भी सिस्टम में किस तरह से उस कोडिंग की गई है और उसे कैसे हैक किया जा सकता है। तो इसी वजह से क्या किया है कि भारतीय वित्त मंत्री ने सभी बैंकों से साइबर सुरक्षा और ग्राहकों के डेटा सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। समझे? तो माइथोस किसका पूछ सकता है कि एआई टूल्स है? ये आपको एंथ्रोपिक्स का है। कुछ और एआई टूल्स को हम लोग देखते हैं जो कि कभी सवाल पूछ सकता है, जैसे कि जेमिनाई। अगर पूछ दे कि जेमिनाई किसका है, तो जेमिनाई है दोस्तों गूगल का, अल्फाबेट इंक। जेमिनाई किसका है? जेमिनाई है आपको, जेमिनाई, जेमिनाई हो गया आपको गूगल का। उसके बाद फिर क्या है? चैट जीपीटी। जीपीटी किसका है? जीपीटी किसका है? तो यह ओपन एआई का है। जीपीटी किसका है? तो यह दोस्तों है आपको ओपन एआई का। फिर पूछे तो क्लाउडे किसका है? क्लाउडे यह है आपको, यह भी आपको एंथ्रोपिक का ही है। यह भी किसका है? एंथ्रोपिक का है। ठीक है, फिर आते हैं लामा। लामा किसका है? लामा है आपको मेटा का, मेटा यानी फेसबुक। लामा किसका है? मेटा का है। फिर आपको को पायलट, को पायलट किसका है दोस्तों? को पायलट हो गया आपको माइक्रोसॉफ्ट का। को पायलट किसका है? तो यह आपको माइक्रोसॉफ्ट का। ग्रोक, ग्रोक किसका है? हम सभी जानते हैं ग्रोक किसका है दोस्तों? यह है आपको एक्स एआई।
XAI का, ठीक है, किसका है, यह XAI। चलिए, तो ये अगर कभी पूछे तो इसको याद रखिएगा, और किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की इसकी संभावनाएं हैं, ठीक है। पूछ देगा कि जेमिनाई किसका एआई मॉडल है, इसकी पेरेंटल कंपनी कौन है, तो गूगल है। पूछ देगा जीपीटी किसका है, तो ओपन एआई का है, सैम ऑल्टमैन का, ठीक है। क्लाउड किसका है, तो ये एंथ्रोपिक का है। लामा किसका है, तो मेटा का है। को पायलट किसका है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। ग्रुप किसका है, तो यह है आपको एक्स एआई का। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों कि देश भर में 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आज 24 अप्रैल है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि आज ही के दिन हमारा क्या है कि ये आज ही के दिन पंचायती राज प्रणाली लागू होती है। 73वां संविधान संशोधन आज ही के दिन लागू हुआ था, ठीक है। तो पूरे भारत में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है, यह है आपको 3 स्तरीय भारत में पंचायती राज व्यवस्था अपनाया गया है। 3 स्तरीय किसकी सिफारिश पर, तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भारत में अपनाई गई है। कौन कौन सी यह 3 स्तरीय है, तो यह है आपको ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर है आपको प्रखंड स्तर पर कौन सा, पंचायत समिति, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति। उसके बाद तीसरा स्तर जो है सो वह क्या है, जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर तीसरी इसकी क्या है, तो वह है आपको दोस्तों जिला परिषद। याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायतों को का गठन किया गया है। भारत में पहली बार ग्राम पंचायत का गठन कहाँ हुआ था, यह आपको 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ हुआ था, नागौर में। नागौर कहाँ है, राजस्थान में। नागौर राजस्थान में पहली पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। फिर है आपको पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित एक समिति है, वैसे तो अशोक मेहता समिति भी है जो कि 2 स्तरीय, कई बार पूछ चुका है कि अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय की सिफारिश की थी, तो अशोक मेहता समिति जो है यह है आपको, इसने 2 स्तरीय अशोक मेहता समिति ने कितने स्तरीय, तो 2 स्तरीय की सिफारिश की थी अशोक मेहता समिति ने कि पंचायती राज प्रणाली 2 स्तरीय ही होना चाहिए। एल एम सिंघवी समिति, एल एम सिंघवी यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति को पंचायतों का पुनर्जीवन समिति कहा जाता है। किसको, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति को पंचायतों का पुनर्जीवन समिति कहा जाता है, ठीक है। महिलाओं की कितनी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो 33% आरक्षण की बात की गई थी 73वें संविधान संशोधन में। 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे क्या हुआ है, तो इसे आपको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया पंचायतों को 73वें संशोधन के तहत, जिसमें 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई थी। लेकिन बिहार ऐसे कई राज्य हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिसमें बिहार सबसे अगुआ राज्य है, जो कि महिलाओं को कितनी आरक्षण देता है पंचायतों में, तो यह है आपको 50% आरक्षण बिहार प्रदान करता है महिलाओं को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है कि इंडस वाटर ट्रीटी के संबंध में, तो सिंधु जल समझौता हम सभी जानते हैं कि पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार ने क्या किया था, सिंधु जल समझौते को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया था। सरकार का सीधा सीधा स्पष्ट निर्देश था, स्पष्ट कहना था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। तो सरकार क्या की कि सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दे। और सिंधु जल समझौते की अगर बात करें तो यह आपको कब हुआ था, तो यह आपको इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुई थी। किसके मध्यस्थता में, विश्व बैंक की मध्यस्थता में, जिसमें से कि रावी, ब्यास और सतलज नदियों के पानी को भारत को दिया गया, जिन्हें की पूर्वी नदियां कहा जाता था, जिन्हें ईस्टर्न रिवर कहा गया। ईस्टर्न रिवर का पानी, ईस्टर्न रिवर में कौन कौन सा आता है, रावी, ब्यास और सतलज। रावी, ब्यास और सतलज का पानी कहाँ दिया गया है, भारत को। जबकि वेस्टर्न रिवर जो थे इंडस यानी सिंधु, झेलम और चनाब के पानी को पाकिस्तान को दिया गया है। तो अभी ये समझौता स्थगित है। तो इस आर्टिकल में बात की गई है कि भारत सरकार के द्वारा स्थगित तो कर दिया गया है, लेकिन हमारे पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि सभी पानियों को नियंत्रित कर लिया जाए, लेकिन सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अभी बंगाल में और तमिलनाडु में चुनाव हुए। कहां कहां, बंगाल और तमिलनाडु में, जिसमें कि बंगाल और तमिलनाडु ने सर्वाधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया है। कितना, बंगाल में जहां 92
बंगाल में आपको रिकॉर्ड 92.54% का मतदान हुआ। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो ये आपको 84.64% मतदान हुआ था। ठीक है, तो बंगाल और तमिलनाडु ने रिकॉर्ड मतदान किया है। अगर हम चुनाव आयोग की बात करें तो यह आर्टिकल 324 से 29 के अंतर्गत आता है। 324 में ही कहा गया है कि भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा जो भारत में चुनाव करवाने के लिए जवाबदेह होगा। ठीक है, तो निर्वाचन आयोग कैसी संस्था है? तो एक संवैधानिक संस्था है। इसकी चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं उनकी अवधि 6 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में जो पूरा हो तक उनका कार्यकाल, उनकी अवधि होती है। चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई है? तो आयोग की स्थापना आपको 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। कब? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं आपको 25 जनवरी को। ठीक है, अगर विधानसभा सीटों की बात करें दोस्तों तो पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा सीट कितने हैं? तो 294, 294 सीट है पश्चिम बंगाल में। और तमिलनाडु में कितने सीट हैं? तो यह है आपको 234। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और अच्छे से समझ भी गए होंगे। आगे आते हैं। आगे दोस्तों क्या कहता है? आगे है कि हम सभी जानते हैं कि ईरान में जाके क्या हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप फंस गए दलदल में। तो अब वो निकलने का प्रयास कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। खुद उनकी जो सेना है उसमें मतभेद चल रहा है, देखा जा रहा है। तो अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले उन्होंने अपने थल सेना अध्यक्ष को हटाया था। अभी जल सेना यानी नौसेना अध्यक्ष को उन्होंने क्या किया है, अमेरिकी रक्षा मंत्री जो कि उनका नाम क्या है, पीटर हेगसेथ। पीटर हेगसेथ ने क्या किया है, उसने अपने नौसेना अध्यक्ष को हटा दिया है। पीटर हेगसेथ ने क्या किया है, नौसेना अध्यक्ष जॉन फेलन को हटा दिया है। ठीक है, तो यह कभी अगर पूछ देगा तो ध्यान में रखिएगा, बहुत विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग आते हैं। आगे क्या है, बीकाजी के संस्थापक शिवरतन अग्रवाल का निधन। निधन में पूछ सकता है कि बीकाजी जो कि एक बहुत बड़ी क्या है, फूड कंपनी है, उसके संस्थापक का नाम था शिवरतन अग्रवाल। तो बीकाजी के संस्थापक शिवरतन अग्रवाल का हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। चलिए अब प्रश्नों के माध्यम से हम इस न्यूज को, आगे के करंट अफेयर्स को समझेंगे। दोस्तों देखते रहिएगा क्योंकि सारे के सारे करंट अफेयर्स काफी इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है कहीं से भी। पूरे करंट अफेयर्स को आखिरी तक देखना है, एकदम अच्छे से और भरोसे के साथ देखिए। आप जब पूरा करंट अफेयर्स देख चुके होंगे तब समझ में आएगा कि नहीं, बहुत कुछ आपको जानने के लिए मिला, बहुत जानकारी मिली। और इस करंट अफेयर्स को दोस्तों नोट करते जाना है। आइए देखते हैं कि किस देश ने 1 जनवरी 2009 के बाद जन्मे लोगों के लिए तंबाकू की खरीद पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाला ऐतिहासिक कानून पारित किया है। तो कौन सा देश है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है कि 1 जनवरी 2009 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है उनके तंबाकू के उपयोग पर क्या किया है, प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्या है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज 2026, ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए हमारा अक्षय वेंकटेश, फ्रैंक मर्ले, टेरेंस ताऊ और मंजुल भार्गव। तो दोस्तों गणित के क्षेत्र में कई सारे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार कौन सा है, वह है आपको एवेल अवार्ड। एवेल अवार्ड को ही क्या गणित का नोबेल कहते हैं। ठीक है, और यह इस बार किसको दिया गया है? तो जेड फॉल्टिंग, उनका नाम क्या है, जेड फॉल्टिंग को इस बार का पुरस्कार दिया गया है, एबेल पुरस्कार। किसे? जेड फॉल्टिंग। ये कहाँ के हैं? तो ये है दोस्तों जर्मन मैथमेटिशियन है। कहाँ के हैं? तो जेड फॉल्टिंग जर्मन मैथमेटिशियन है। ठीक है, तो इन्हीं को दिया गया है एबेल पुरस्कार। तो पूछता है इस बार हमारा प्रश्न है कि ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 किसे प्रदान किया गया है? तो फ्रैंक मर्ले। फ्रैंक मर्ले कहाँ के हैं? तो ये है दोस्तों फ्रांस के, और इन्हीं को इस बार ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 किसे मिला है? तो फ्रैंक मर्ले को। फ्रैंक मर्ले जिन्हें कि ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 प्राप्त हुआ है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो वे हैं आपको फ्रांस से संबंधित। दूसरा इसमें प्रश्न है हमारा कि एबेल अवार्ड, एबेल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, किसे प्रदान किया गया है? जेड फॉल्टिंग को प्रदान किया गया है। जेड फॉल्टिंग को प्रदान किया गया है। जेड फॉल्टिंग जिन्हें कि एबेल पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो वे हैं आपको जर्मनी के। चलिए
आगे आते हैं, आगे क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सड़क सुरक्षा को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? सड़क सुरक्षा को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया है? हमारे समक्ष अनुच्छेद है आपको 14। 14 किसकी बात करता है? समानता की। 19 किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की। 21 किसकी बात करता है दोस्तों? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की, ठीक है। और अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 में क्या है बताना है दोस्तों? अनुच्छेद 32 में क्या है? बहुत आसान है और कई बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि सड़क सुरक्षा को किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है? तो देखो, इस तरह का अगर कभी सवाल पूछ ले, अगर आप मानिए कि नहीं जान रहे हैं, तो हम सभी जानते हैं कि आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 21 में ही आपको बहुत सारे आप मतलब कि किसी के व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित कुछ भी है, सब 21 में आता है। 21 में ही आता है कि क्या चिकित्सा का अधिकार हो, स्वच्छ पानी का अधिकार हो, ठीक है, जीने का अधिकार हो, यहाँ तक कि आपको निजता का अधिकार हो, सब आर्टिकल 21 में है। यहाँ तक कि आपके जीवन साथी का अधिकार भी, यानी खुद से शादी करने का अधिकार भी, संवैधानिक अधिकार है, वो किसमें है? वह भी आर्टिकल 21 में है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज को अगर नहीं पता है ये आंसर हमें, तो हम कॉमन सेंस के आधार पर भी इसका उत्तर मार सकते हैं अनुच्छेद 21, क्योंकि अनुच्छेद 14 हम जानते हैं क्या है? समानता का अधिकार। 19 जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 32 हम सभी जानते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसी के तहत आपको क्या होता है? रीट जारी किए जाते हैं। रीट, 5 प्रकार के जो रीट जारी होते हैं, वे सभी अनुच्छेद 32 के तहत ही जारी होते हैं। 5 रीट कौन कौन से हैं? आप कमेंट बॉक्स से हमें बता सकते हैं कि 5 रीट कौन कौन से हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। इस बार बीपीएससी मेंस का भी प्रश्न था। चलिए आगे क्या कहता है कि एम्बर की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया में दूसरी सबसे सौर ऊर्जा कैपेसिटी स्थापित करने वाला देश कौन सा है? तो 2025 में दुनिया भर में सर्वाधिक कैपेसिटी स्थापित करने में जो रिपोर्ट आई है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2026, उसमें दोस्तों भारत दूसरे नंबर पर है पूरी विश्व में अपनी सोलर एनर्जी को स्थापित करने में, आगे बढ़ाने में। इसने अमेरिका को पीछे छोड़ के दूसरा स्थान प्राप्त किया है। एक नंबर पर कौन है? तो चीन है। अगर कुल उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो उसमें भी कुल उत्पादन में भी एक नंबर पर चीन है, दूसरे पर अमेरिका है, एक पर चीन, दूसरे पर अमेरिका और 3 पर भारत है। यदि भारत में सबसे एक नंबर पर कौन है? तो यह है आपको राजस्थान। सोलर एनर्जी में एक नंबर पर कौन है? तो राजस्थान है। आइए आगे का करंट देखते हैं क्या है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया गया है। यह संस्था किस तारीख से प्रभावी होगी? 1 अप्रैल 26, 1 मई 26, 1 जून 26 या 15 अगस्त 26? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की जा रही है। और यह आपको कब से प्रभावी होगी? तो दोस्तों 1 मई, 1 मई को ही हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं 1 मई को, ठीक है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं और इसी दिन क्या हो रहा है दोस्तों? तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हो रही है, ठीक है। यह आपको इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक संबद्ध कार्यालय के रूप में स्थापित होगा। और इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो एनसीआर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? यह आपको होगा न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली होगा। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है दोस्तों? इस वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना है। हम सभी जानते हैं कि अगर हम किसी भी तैयारी में हैं, तो कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। कहावत यह है कि ठहरा पानी सरने लगता, बहता निर्मल रहता है। तो ज्ञान जितना आपका बहता हुआ रहेगा, उतना ज्यादा निर्मल रहता है, शुद्ध रहता है। अगर वो ज्ञान आप नहीं वितरण कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो होगा क्या कि दोस्त आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो पर आप डिस्कशन कीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो जानकारी है वह समृद्ध होती जाएगी, याद होता जाएगा, भूलिएगा नहीं अगर आप डिस्कशन करते हैं दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके, तो ठीक है। तो आइए हमारा जो अगला प्रश्न है वह क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस स्थान पर एक नए विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो एक नए विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? यह राउरकेला में। कहाँ किया है? राउरकेला में किया गया है। राउरकेला किस राज्य में है? तो हम सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो लिख सकते हैं आप। यह है आपको ओडिशा में। राउरकेला कहाँ है दोस्तों? ओडिशा में है, ठीक है। ओडिशा के सीएम कौन है? हरिमोहन मांझी। कौन है? हरिमोहन मांझी उड़ीसा के सीएम है,
ठीक है। उड़ीसा के गवर्नर कौन है, यह आपको कमेंट में करना है। गवर्नर बताना है, यानी कि राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखनी है कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है। चलिए आगे आते हैं। देखो है क्या कि कमेंट बॉक्स में जब आप लिखते जाते हैं तो आप ज्यादा इन्वॉल्व होकर चीजों को पढ़ और सीख रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि आप ही इन चीजों को याद रख पाते, याद कर पाते हैं। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या है कि ओमेगा बॉल नामक भारत का पहला 3 टीम फुटबॉल गेम किस संस्थान द्वारा पेश किया गया है। दोस्तों यह एक विशेष रूप से गेम विकसित किया गया है। तो हमारे सामने ऑप्शन है दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे और कानपुर। तो यह आपको आईआईटी मद्रास ने यह एक प्रकार का ओमेगा बॉल नामक विशेष गेम विकसित किया और इसमें 3 टीम होते हैं और तीनों एक दूसरे के गोल पोस्ट में, और 3 गोल पोस्ट भी होंगे। 3 टीमें और क्या है कि 3 गोल पोस्ट भी होंगे, 3 टीम और 3 गोल पोस्ट भी होगा, ठीक है। और तीनों एक दूसरे के गोल पोस्ट में क्या होंगे, गोल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए तो यह गेम किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो आईआईटी मद्रास के द्वारा। आगे क्या है, भारत का पहला रेल डिपो कौन सा है जिसने वाटर शून्य यानी कि वाटर न्यूट्रल होने का गौरव प्राप्त किया है। तो यह कौन सा हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, यह हो जाएगा रेल डिपो कौन सा। हमारे पास ऑप्शन है अहमदाबाद, वाराणसी, जयपुर और पुणे। तो यह आपको अहमदाबाद रेल डिपो ने क्या किया है, वाटर न्यूट्रल होने का गौरव प्राप्त कर लिया है। यानी वह पानी को बर्बाद नहीं करता, उसे रियूज कर लेता है। किसी भी एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि पर्यावरण में 3 आर, 3 आर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, 3 आर, ठीक है। आगे क्या है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस शहर को चुना गया है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 की मेजबानी किस शहर को चुना गया है। हमारे पास ऑप्शन है पेरिस, ताशकंद, नई दिल्ली और दुबई। तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2027 होगा वह आपको कहाँ होगा, ये आपको ताशकंद में होगा। ताशकंद किसकी राजधानी है, यह आपको उज्बेकिस्तान की राजधानी है। कहाँ, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, यह है दोस्तों ताशकंद। अगर हम और गेमों की बात करें तो ओलंपिक 2024 जो कि हो चुका है, कहाँ हुआ था, ये दोस्तों याद रखिएगा पेरिस में हुआ। फ्रांस बहुत बार पूछता है तो ओलंपिक 2024 कहाँ हुआ था, तो पेरिस में हुआ था। फिर पूछता है आपको ओलंपिक 2028 कहाँ हुआ ग्रीष्मकालीन, ये आपको लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। ओलंपिक 2028 वह कहाँ होगा, वो लॉस एंजलिस यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में होगा। और ओलंपिक 2032 यह कहाँ होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा ओलंपिक 2032। राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ होंगे, तो अहमदाबाद में होंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2030 कहाँ होंगे, अहमदाबाद में होंगे। और फिर वही राष्ट्रमंडल गेम, CWG मतलब होता है कॉमनवेल्थ गेम्स, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल गेम, ठीक है। कॉमनवेल्थ को ही क्या कहते हैं, राष्ट्रमंडल। तो ये 2026 का कहाँ होना है, ग्लासगो स्कॉटलैंड में, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। चलिए तो यह हमारा आज का आखिरी करंट अफेयर्स था दोस्तों, पूरा होता है। उम्मीद करते हैं आप इसको एंजॉय किए होंगे, बहुत कुछ सीखने जानने समझने को मिला होगा। आपने बहुत कम समय में बहुत कुछ जानकारी हासिल की होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें और हमारे साथ बने रहें। आप हमारे साथ बिल्कुल ऑफलाइन सेंटर्स पे आ सकते हैं, बीपीएससी के लिए, TRE 4 के लिए, क्विजेस के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए। तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर भी। जरूर विजिट कीजिए एक बार और देखिए बाकी जगहों से कितना बेहतर और सही गाइडेंस आपको मिलता है एकदम अफोर्डेबल कीमत पर। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का दोस्तों। जय हिंद।